हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। तो मैं आज लेके आया हूँ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकंड पार्ट, और इसमें हम कुछ विजुअल चित्र वगैरह से हम देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ब्लैक बोर्ड पे बनाया था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो बायोलॉजी के जो पार्ट्स हैं उसके लिए जितना फिगर पिक्चर्स को अच्छे से देख के समझ में आता है तो वैसे नहीं समझ में आता है। तो मेन तो ये बात होगी कि आपको समझ में आना चाहिए। तो अब मैं जो आपके सामने चैप्टर ला रहा हूँ उसमें सबसे पहले तो हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सेल क्या है, व्हाट इज द सेल, और सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं, किसे कहते हैं। बट नाउ मेन पार्ट्स, अब सेल्स ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं और सेल क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो चलो स्टडी करते हैं आज और अच्छे से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। देन सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस की। देखिए ये आपके सामने न्यू सेल का डायग्राम है, और इस सेल के डायग्राम में आप ये बॉल जैसा फिगर आप जो देख रहे हैं ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का फिगर ऐसा है, इसमें न्यूक्लियोलस है और ये राउंड शेप न्यूक्लियस पाया जाता है। बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में रहते हैं। तो हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये देखिए ये न्यूक्लियस का डायग्राम है जिसको 3D डायग्राम बोलते हैं न्यूक्लियस का, और बीच में न्यूक्लियोलस होता है। जब इसका हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, ट्रांसफर सेक्शंस मींस इसको हम अनुप्रस्थ रूप से काटेंगे तो ये हमें लगभग इस टाइप का दिखाई देगा, दिस टाइप ऑफ फिगर। समझे इसको कि क्या है इसमें। न्यूक्लियस में यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप्स जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो पाई जाती है। इट इज डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यहाँ पे आपको गैप्स दिखाई दे रहे हैं। ये गैप्स है न्यूक्लियर पोर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, इनको कहेंगे क्रोमेटिन। दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिन। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस, एंड न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंडेड होता है, यानी कि इसके चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। यहाँ पे देखें, द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द पोर्स which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside। तो न्यूक्लियस के अंदर से जो मटेरियल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियस के बाहर की ओर थ्रू न्यूक्लियर पोर की सहायता से। दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। आगे हम देखते हैं, दिस इज द क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, जो डिवाइड हो रही होती है सेल, उस समय ये क्रोमोसोम्स में इस तरह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि उत्तराधिकार में जो पीढ़ी से पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स आते हैं, माँ बाप के गुण बच्चों में आएंगे, नाना नानी दादा दादी के, या उसके खानदान में जो भी गुण हैं, उसके कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स आगे कैरी ऑन करने का काम किस पे होता है, क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। तो हर सेल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड होती है तो भी ये क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होते हैं, और ये अपनी संख्या बराबर रखते हैं तो नेक्स्ट सेल बनती है, ठीक है ना। जो गैमेट्स बनते हैं तब ये आते होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। Then chromosomes contain information of inheritance, information of inheritance। जो पीढ़ी से पीढ़ी जो इंफॉर्मेशन जाती है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जो हमारे गुण हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, उनका इंफॉर्मेशन इस क्रोमोसोम्स में होता है ना। और ये क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, डीएनए के।
डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं, इस डीएनए के ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ बातें। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन का बना होता है क्रोमोसोम्स, जिसमें डीएनए में प्रोटीन आपस में बीच में लिपटा हुआ होता है। वह सेल जो डिवाइड नहीं हो रही होती है, द डीएनए इज प्रेजेंट ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो जब सेल डिवाइड नहीं होती है उस समय जो डीएनए है वो क्या होता है, वो क्रोमेटिन का एक पार्ट होता है, मटेरियल होता है। Chromosomes are composed of DNA and proteins. तो chromosomes DNA and proteins से बने हैं। In a cell which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin materials. जब cells dividing नहीं हो रही होती है तब ये जो DNA है वो क्रोमेटिन मटेरियल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे ना उनके ये पार्ट होते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है तो सेल का फिगर है ये। सेल में ये जो पार्ट है बीच का ये न्यूक्लियस होता है। दिस इज द न्यूक्लियस, ये आपके सामने फिगर है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द क्रोमेटिन एंड और क्रोमेटिन जब डिवाइड हो रहे हो सेल तब इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं जिसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। एंड अगेन क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, डीएनए से। देन क्रोमोसोम्स मेड बाय डीएनए। नाउ बात करते हैं डीएनए की। व्हाट इज द डीएनए? डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एंड व्हाट इज द जीन्स? जीन्स इज द पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का पार्ट होता है जीन्स। देन डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो ये फंक्शनल सेगमेंट है, ये दिस इज द फंक्शनल सेगमेंट और ये सेगमेंट कहलाता है जीन्स। ये इनहेरिटेंस जो इंफॉर्मेशन है वो जीन्स कंटेन करते हैं, वो जीन्स रखते हैं और जीन्स ही पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स कैरी ऑन। डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है, जो काम करने वाला सेगमेंट पार्ट है, उसको कहते हैं जीन। ये जो जीन क्या है, जीन ही सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। जीन ही सभी इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में लेके जाते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जो इंफॉर्मेशन जाती है, जो कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन जाती है, वो जाती है थ्रू डीएनए। दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटीग्रल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो क्रोमेटिन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको कहते हैं क्रोमेटिन। दिस इज द क्रोमोसोम्स। Whenever the cell is about to divide, जब सेल डिवाइड होने जा रही है, the chromatin material gets organized into chromosomes। तो chromatin materials इसमें ऑर्गेनाइज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में। The nucleus contain chromosomes। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स which are visible as rod shaped structures। This is the rod shaped structures जो दिखाई दे रहे हैं। Only when the cell is about to divide। तो ये rod shaped structure कब दिखाई देते हैं, जब सेल ओनली डिवाइड हो रही होती है। जब डिवाइड नहीं हो रही होती है तब इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमेटिन दिखाई देते हैं। इस फिगर में आप देखिए, दिस इज द न्यूक्लियस और इसमें रॉड शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। दिस इज द क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स का एक एनलार्ज फिगर है। क्रोमोसोम्स का एनलार्ज फिगर आपको दिखाई दे रहा है और इसमें भी इसको वापस से जूम किया गया है और देखिए इस तरीके से ये न्यूक्लियोसोम्स बन रहे हैं। इसको और आगे बताएं तो इस प्रकार से ये प्रोटीन है, ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन ये डीएनए और डीएनए की ये सबसे स्मॉलेस्ट संरचना है डीएनए बेस पेयर्स। यहाँ पर भी एक फिगर में देखिए जी क्रोमोसोम्स का पार्ट है ये जो सुपर कोइल होता है ये विद इन क्रोमोसोम्स और इस सुपर कोइल का ये जो पार्ट है इसको जूम करके बताया है। एंड फर्दर कोइलिंग विद इन सुपर कोइल, फिर इस सुपर कोइल पार्ट को फिर जूम करके बताया तो वन कोइल विद सुपर कोइल, ये इसका वन कोइल है और इसे जूम करके बताया तो डीएनए एंड प्रोटीन आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे। एंड डीएनए जो डबल हेलिक्स होता है ये इसकी आगे देखते हैं। द न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस by which a single cell divide and form
2 new cells. The nucleus plays central role. सेल रिप्रोडक्शन में सेलुलर रिप्रोडक्शन, जो सेल्स रिप्रोडक्शन करती है मींस सेल डिवाइड होके और सेल्स बनाती है, तो उस सेलुलर रिप्रोडक्शन में जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है ना। इस प्रकार से जो सेल्स है, जो सेल डिवाइड होती है देन डबल्स बाय डिवाइडिंग इनटू 2 में डिवाइड होगी और ये फर्दर आगे और 2 में डिवाइड हो सकती है। तो न्यूक्लियस इसका जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है। It also play a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cells. तो ये crucial part है जो प्ले रोल करता है एनवायरमेंट का, और ये डिटरमाइन करता है कि जो सेल है वो किस प्रकार से डेवलप होगी एंड वो किस प्रकार की मैच्योरिटी पर दिखाई देगी और इसमें किस प्रकार से आगे केमिकल एक्टिविटी होगी। तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही डिसाइड करेगा कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एनवायरमेंट के साथ उसका रिलेशन कैसा होगा और केमिकल एक्टिविटीज उसकी क्या होगी, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटीन बनता है और इंफॉर्मेशन बनती है, न्यूक्लियस में जीन्स होते हैं और जीन्स ही डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार का आगे सेल बिहेव करेगी। बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, जिसमें वो सिंगल सेल्स डिवाइड होती है और 2 न्यू सेल्स बनाती है, और ये रोल भी न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूक्लियस सारे इंफॉर्मेशन कंटेन करता है कि सेल को आगे फर्दर किस प्रकार से डिवाइड होना है। तो ये जो है न्यूक्लियस, ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट रोल करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कि आगे सेल कैसी होगी, वो किस प्रकार से डिवाइड होगी, वो सेल किस प्रकार का उसका शेप होगा, कैसी उसकी साइज होगी, या वो सेल कौन सा कैसा फंक्शन करेगी, ये भी डिसाइड करता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द सेल। In some organisms like bacteria and the nuclear region of the cell may be poorly defined. Then बैक्टीरिया में क्या होता है, जो न्यूक्लियर रीजन है बीच का वो poorly defined है। जो poorly defined मीन्स उसमें एब्सेंस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ना 2 लेयर्स की, वो नहीं है। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो फिर न्यूक्लियस का जो अंदर का मटेरियल है वो कैसे रहेगा? क्या वो बाउंडेड रहेगा किसी मेम्ब्रेन में? नहीं रहेगा। देन वो क्या होगा, वो सेल में पूरा डिस्पर्स हो जाएगा, मतलब सेल में सारा वितरित हो जाएगा। Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid, तब उसमें क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, ओनली न्यूक्लिक एसिड ही उसमें रहेगा, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कहेंगे उसको। ये आपके सामने फिगर देखिए आप बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है ये तो दिखाई दे रही है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ऊपर ये सेल वॉल है और अंदर आप देखिए साइटोप्लाज्म में क्या है, क्या कोई न्यूक्लियस है? नो, देयर इज नॉट एनी न्यूक्लियस एंड एनी अदर मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोइड्स आप देखिए, न्यूक्लियस डीएनए जो इस तरीके से फैला हुआ है सेल्स के अंदर, और राइबोसोम्स यहाँ बिखरे पड़े हैं। इस प्रकार की संरचना बैक्टीरिया में होती है। सच ऑर्गेनिज्म whose cell lack a nuclear membrane, तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म जिसमें इस प्रकार से किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी गोल गोल ऐसे न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, आद्य, और कैरियोट्स मीन्स कैरियन न्यूक्लियस, तो पहले का न्यूक्लियस बनने से पहले का जो संरचना है उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। देन ऑर्गेनिज्म with cells having a nuclear membrane are called eukaryotes. Then there are, यहाँ पे दोनों के बारे में बताया गया आपको, prokaryotes and eukaryotes। तो prokaryotes में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होती है, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन्स होती है। ये इसका डिफरेंस है। बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बहुत ही पूर्ली डिफाइंड है। पूर्ली डिफाइंड मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो जो न्यूक्लियस का जो अंदर का मटेरियल है वो सेल में साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्रीली मूवमेंट करेगा। तो सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड्स। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियर रीजन से जो डिफाइन नहीं है, तो इस प्रकार से जो अंदर का उसका मटेरियल है, क्रोमेटिन्स वगैरह
डीएनए, उसको अब कहेंगे न्यूक्लियोइड्स, जो ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में रहता है और ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। Prokaryote cells also lack most of the other cytoplasmic organisms present in eukaryotic cells. Then prokaryotic और eukaryotic में एक और अदर डिफरेंस है कि इसमें बहुत सारे दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं. Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized part of cytoplasm. तो जो ऑर्गेनेल्स हैं जो एब्सेंट हैं जो प्रोकैरियोटिक में, जो यूकैरियोटिक में नहीं थे, तो वो किससे परफॉर्म किए जाते हैं? जो पूर्ली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट हैं साइटोप्लाज्म के, जो ऑर्गेनाइज्ड पूर्ली पार्ट हैं उनसे परफॉर्म किए जाते हैं. सच इज द क्लोरोफिल की बात करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में होते हैं. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स कहते हैं. उनमें क्या होता है? उनमें जो क्लोरोफिल है वो कहाँ होगा? जैसे प्लास्टिड है, यूकैरियोट्स में तो क्या होता है? प्लास्टिड होता है. एंड द प्लास्टिड इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. तो इसमें क्या होगा कि प्लास्टिड तो होगा नहीं, एंड विथ जो ये क्लोरोफिल है वो विथ क्या होगा? मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, बट नॉट विथ प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल्स. जिसमें इस प्रकार से कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है तो उसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स. प्रो मींस प्रिमिटिव, यानी पहले, यानी कि न्यूक्लियस डेवलप होके बना उससे पहले के जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें न्यूक्लियस कैसा रहता था, उसमें मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं था, तो इसलिए उसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जो डेवलप होने के बाद में मेम्ब्रेन से कंटेंट हुआ. और ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है तो उसको कहते हैं यूकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में दूसरे जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडीज, ये सभी प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते. समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट, जो सेल्स को कंट्रोल करने वाला पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं. और न्यूक्लियस में ब्रीफली आपको वापस समझा देता हूँ कि न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल होता है. क्रोमेटिन बना होता है डीएनए और प्रोटीन से, और प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन. तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्रोमेटिन बनता है. नॉर्मली वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में रहता है, बट जब सेल डिवाइड हो रही होती है तब वो रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है. और यहाँ पे जो डीएनए है, इसमें न्यूक्लियस में डीएनए पर जीन्स पाए जाते हैं, यानी क्रोमोसोम्स पर जीन्स पाए जाते हैं. तो जीन्स क्या है? जीन्स डीएनए के वो सेगमेंट हैं जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं जो कार्य करते हैं, उसको जीन कहते हैं. यानी डीएनए के वो पार्ट जो फंक्शनल होते हैं, जिनके द्वारा कुछ प्रोटीन्स, हार्मोन्स का निर्माण किया जाता है, वो पार्ट्स कहलाते हैं जीन्स. तो डीएनए और ये क्रोमोसोम्स जो है ये पीढ़ी से पीढ़ी इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स को लेके जाते हैं, कैरी ऑन करते हैं अगली पीढ़ी में. तो इस प्रकार से आपको न्यूक्लियस अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब देखते हैं हम साइटोप्लाज्म के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है? देन सेल्स में जो सारे ऑर्गेनल्स जिस मीडियम में रहते हैं उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. दैट इज ए फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म. इसमें देखिए आप, ये साइटोप्लाज्म जिसमें सेल के सारे ऑर्गेनल्स हैं. देन ए लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन. तो ये लार्ज रीजन है, बहुत बड़ा एरिया है सेल का, जो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, एनक्लोज्ड है, सेल मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड है. देन this region takes up very little stain. It is called the cytoplasm. जब सेल को स्टेन करते हैं, स्टेन मीन्स इसको केमिकल्स वगैरह से, आयोडीन वगैरह, सैफरन, इनसे हम स्टेन करते हैं, तब माइक्रोस्कोप में देखने पर इसका कलर बहुत हल्का आता है, तो इसको कहते हैं लिटिल स्टेन, है ना. ये साइटोप्लाज्म है. द साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये एक फ्लूइड है, फ्लूइड है जो भरा हुआ है अंदर मेम्ब्रेन के अंदर. एंड इट आल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स. तो इसमें बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं.
सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। इन प्रोकैरियोट्स, besides the absence of defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent। जो मैंने पहले कहा कि प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन्स नहीं होती, सॉरी, प्रोकैरियोट्स में इस तरीके से मेम्ब्रेन डिफाइंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होने के कारण उसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। एंड द अदर हैंड, the eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती है यूकैरियोट्स में, इसके अलावा मेम्ब्रेन से घिरे हुए दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड्स एक्सेट्रा। The significance of the membrane can be illustrated with the example of virus। वायरस के एग्जाम्पल से हम मेम्ब्रेन की इंपोर्टेंस, सिग्निफिकेंस को समझ सकते हैं। वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन्स। वायरस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। इसलिए वायरस जीवन का किसी भी प्रकार का गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताता है until they enter a living body, जब तक कि वो किसी लिविंग बॉडी में नहीं आ जाए। एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। और जो लिविंग बॉडी में आने के बाद में उस बॉडी की सेल मशीनरी को वो यूज लेता है। अदरवाइज वायरस इज नॉन लिविंग जब वो आउटसाइड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन। तो ये बहुत बड़ा एरिया है जो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, सेल मेम्ब्रेन से एनक्लोज होता है पूरा सेल मेम्ब्रेन, और अंदर साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड के रूप में भरा होता है। सेल को हम स्टेन करते हैं आयोडीन सेफ्रेनिन से, तो बाकी जो डार्क हो जाते हैं उसके सेल्स ऑर्गेनेल, बस साइटोप्लाज्म है वो स्टेन नहीं होता, वेरी लिटिल स्टेन होता है, जो हल्का लाइटली हमें दिखाई देता है, जो माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं। ये बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर रखता है। देन मेम्ब्रेन से पूरा कवर्ड है और अंदर क्या है, अंदर फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म में बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन से इंसुली से ढके हुए हैं। इन प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, जो पहले अभी कहा कि उसमें मेम्ब्रेन्स नहीं होती है, तो मेम्ब्रेन से बाउंड यानी मेम्ब्रेन से घिरे हुए सेल्स ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं इसमें प्रोकैरियोट्स में। एंड ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और दूसरी जो सेल्स ऑर्गेनेल्स है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं वो भी यूकैरियोट्स में होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। अब मेम्ब्रेन्स की सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस है, इसको वायरस के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। वायरस में किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो मेम्ब्रेन नहीं होने से वो लाइफ के जो कैरेक्टर्स है, जीवन के कैरेक्टर्स है, वो उसमें वायरस में नहीं होते हैं जब तक वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं जाते और लिविंग बॉडी की सेल की मशीनरी को, यानी उनके सेल्स ऑर्गेनेल्स को यूज करते हुए वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं अपना। बाहरली फ्रीली रहेंगे, बाहर रहेंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं करते और वो एज ए डेड बॉडी के रूप में रहते हैं, और किसी सेल के अंदर जाएंगे तो वो लिविंग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से साइटोप्लाज्म हमने पढ़ लिया। तो साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, मेम्ब्रेन से एनक्लोज हुआ अंदर का, सेल के अंदर का सारा फ्लूइड है जिसमें बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स अंदर रहते हैं, अंदर रहते हैं, उसमें मूवमेंट करते हैं, और साइटोप्लाज्म एक मीडियम देता है सेल को। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में मैं आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताऊंगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके लिए मेरा अगले वीडियो जरूर देखें और मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कैसा लगा ये वीडियो इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।